चलो बेटा, हमने कहां तक बात किया था इसमें? अभी हम कुछ पीरियोडिक टेबल के रिगार्डिंग बेसिक डिस्कशन हम देख रहे थे यहाँ पर, ठीक है ना। और अपन बेसिकली कैलकुलेट कर रहे थे यहाँ पर किसी भी एलिमेंट का ब्लॉक कैसे निकाला जाए, ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट किस पीरियड को बिलोंग्स करता है। और फिर हमने बेसिकली देखा हुआ था यहाँ पर ब्लॉक पीरियड एंड ग्रुप्स ऑफ द एलिमेंट, ग्रुप ऑफ द एलिमेंट। तो ये बेसिकली कैलकुलेशन हम अभी यहाँ पर कर रहे थे। यहाँ पर तो मैंने एस ब्लॉक पूरा देख लिया था, मैंने पी ब्लॉक भी देख लिया था। अब हम बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बेसिकली अभी हम बात करेंगे यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब ध्यान से देखो, डी ब्लॉक एलिमेंट की जैसे हम बात करना चाहें, क्लियर? तो डी ब्लॉक एलिमेंट आप देखोगे यहां पर, डी ब्लॉक एलिमेंट आप ध्यान से देखो, डी ब्लॉक एलिमेंट में यदि हम जैसे देखना चाहें पहले, तो मैंने क्या लिख दिया, देखो स्कैंडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, क्लियर, मैग्नीज Mn, मैग्नीज आयन, Fe मैंने यहां पे लिख दिया, फिर कोबाल्ट, फिर मैंने निकेल, फिर मैंने कॉपर, फिर मैंने जिंक। देखो ये एलिमेंट्स के नाम लिखे मैंने यहां पर, ठीक है ना। और इसको यदि हम लिखना चाहें तो इसको मैंने क्या लिख दिया, इसको हम थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, ये सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th, ये 12th, ठीक है ना। ये मैंने एलिमेंट लिखे हुए हैं। एटॉमिक नंबर मैंने आपको पहले बताए हुए थे यहाँ पर। इसको यदि हम लिखना चाहें तो मैंने क्या लिख दिया, देखो इसको मैंने लिखा यहाँ पर, ये थर्ड बी, ये थर्ड बी है स्कैंडियम यहाँ पर। उसके बाद फिर मैंने इसको क्या लिख दिया, इस टाइप से आप पूरा बना लो यहाँ पर। पीरियोडिक टेबल आपके पास होगा ना यहाँ पर, थर्ड बी, इसको मैंने क्या लिख दिया है, फोर्थ बी, फिफ्थ बी यहाँ पर, इसको मैंने सिक्स्थ बी मैंने लिखा है यहाँ पर, क्लियर। फिफ्थ बी यहाँ पर, सिक्स्थ बी यहाँ पर, फिर सेवंथ बी, सेवंथ यहाँ पर बी, फिर एट्थ में बेसिकली यहाँ पर 8, 9, 10, तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ से मैंने क्या लिख दिया 8, 9, 10, ठीक है ना। ये बेसिकली क्या होगा यहाँ पर, एट्थ बी, एट्थ बी यहाँ पर 5, 6, 7, 8, एट्थ बी यहाँ पर। और ये क्या हो गया, फर्स्ट बी एंड सेकंड बी, ये हो गया यहाँ पर फर्स्ट बी और ये हो गया यहाँ पर सेकंड बी, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर आपको पता है यहाँ पर, ठीक है ना। एक मैंने डी ब्लॉक का जस्ट एक स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है ना। ये डी ब्लॉक को हम किस टाइप से लिख सकते हैं, तो मैंने इस टाइप से लिख दिया यहाँ पर। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में अब ध्यान से समझ होगा आपको यहाँ पर, डी ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप्स कैसे निकालें, कोई भी एलिमेंट किस पीरियड को बिलोंग्स करता है वो कैसे निकालें, और ग्रुप कैसे निकालें। तो ध्यान से देखो, यदि हम पीरियोडिक टेबल को स्टार्टिंग से देखें तो स्टैंडर्ड जो बुक्स हैं लाइक जेडली, उनके अकॉर्डिंग है कि आप 1 to 18 मार्क करो यहाँ पर। एस ब्लॉक में पहला, दूसरा, फिर ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। फिर देखो बोरोन फैमिली को हम 13th बोलते थे, कार्बन फैमिली को 14th, नाइट्रोजन फैमिली को 15th, ऑक्सीजन फैमिली को 16th, हेलोजन फैमिली को 17th, नोबल गैसेस को 18th, ठीक है ना। तो ये 1 to 18 है यहाँ पर, 1 to 18 तक हम सिस्टम फॉलो कर सकते हैं। या फिर एस ब्लॉक में एस और पी ब्लॉक ए के टर्म्स में थे, फर्स्ट ए, सेकंड ए। पी ब्लॉक में कहां से था, बोरोन फैमिली थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए, क्लियर। वो हम ए के टर्म्स में बता देते थे, और डी ब्लॉक को हम बी के टर्म्स में बता देते हैं यहाँ पर।
तो डी ब्लॉक यहां पर इसको थर्ड बी कहो या थर्ड ग्रुप कहो। यहां पर ये बेसिकली क्या ग्रुप नंबर लिखे हुए हैं, ऊपर जो मैं लिखा हुआ है क्या है, एक ग्रुप लिखे हुए हैं यहां पर, थर्ड बी या और कहें तो थर्ड, फोर्थ बी और फोर्थ, फिफ्थ बी और फिफ्थ, सिक्स्थ बी और सिक्स्थ, सेवंथ बी और सेवंथ। अब ग्रुप नंबर 8, 9, 10 को मिला के यदि हम बी के टर्म्स में कहें तो 8th बी नाम दे दिया। यदि हम आयन फैमिली, कोबाल्ट फैमिली, निकिल फैमिली, ये 8th ग्रुप, 9th ग्रुप, 10th ग्रुप को कलेक्टिवली एक नाम दे दिया गया, दैट इज 8th बी, दैट इज 8th बी। फिर कॉपर फैमिली को फर्स्ट बी, जिंक फैमिली को सेकंड बी नाम दिया यहां पर, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, यहां पर पहला एलिमेंट स्कैंडियम है जिसका एटॉमिक नंबर है 21। अब देखना ध्यान से, यहां पर हम अभी डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं। यहां पर पहला देखो मैंने कहा स्कैंडियम, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21। अब अपने पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 21 इलेक्ट्रॉन है। देखो कैसे फिलअप करें, अब समझना होगा ध्यान से। यहां पर मैंने कहा 1s2, मैंने कहा 2s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब यहां पर क्या 4s2, फिर यहां पर 3d। अब काउंट कर लो, यहां पर देखो 2 + 2 4, 6 10, 12, 18, 20। अब कितने बचे, एक ही बचा यहां पर, तो मैंने यहां पर लिख दिया है। अब ध्यान से देखो, डी ब्लॉक की यदि हम बात करें या हम कहें एटॉमिक नंबर 20 के बाद, समझो ध्यान से, एटॉमिक नंबर 20 के बाद बेसिकली जब भी हम लिखते हैं, क्लियर, या अब हम कहें यदि लास्ट में डी आए और उससे पहले एस आए, लास्ट में डी सबसे आए उससे पहले एस आए, तो उसको आपको इंटरचेंज करके लिखना होगा। यहां पर मींस इलेक्ट्रॉन की फिलिंग 4s में पहले ही करना है। यहां पर 4s मैंने पहले ही भर दिया है। जब हम लिखेंगे तो उनको कैसे लिखेंगे, 3d अंदर ले लो, 4s बाहर ले लो। देखो थर्ड ग्रुप ये है ना, यहां पर थर्ड ये है, तो बीच में फोर्थ आ गया, तो फोर्थ तो ऑर्बिट तो आगे होगा ना यहां पर, तो 3d को अंदर लिखो, 4s को बाहर लिखो। ध्यान से समझो, यहां पर इस पॉइंट में थोड़ा कंफ्यूजन यहां पर आता है। मुझे इस टाइप से इसको लिखना चाहिए था, ठीक है ना, बट लिखते कैसे हैं, यदि लास्ट में डी आ जाए तो डी को अंदर ले लो, एस को बाहर लिख दो, डी को अंदर ले लो, एस को बाहर लिख दो। तो मैंने क्या किया, देखना ध्यान से, यहां पर हम हमेशा किस टाइप से लिखेंगे, यहां पर मैंने क्या लिख दिया, देखो 3d लिखा और 4s2 मैंने पहले ही भर दिया। अब इलेक्ट्रॉन हम कैसे काउंट करेंगे, देखो 2 + 2 10, 12, 18 और ये 20 हो गए। अब कितने बचे, बचे हुए इलेक्ट्रॉन आप डी में डाल दो, बचे हुए इलेक्ट्रॉन आप डी में फिल कर दो। बचे हुए इलेक्ट्रॉन अब कहां है, एक ही बचा है, वो किस में जा रहा है, वो डी में जा रहा है। ऐसा नहीं कि आप 3p6 लिखा, बचे हुए मान के चलो 3 इलेक्ट्रॉन है तो डायरेक्ट सी में लिख दो, ये हम यहां पर ना लिखें। 4s को हम पहले ही भर देते हैं, 4s में इलेक्ट्रॉन पहले ही दे देंगे, डी में बाद में देंगे। यहां पर डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा ऐसी फॉर्मेट में लिखा जाएगा, सबसे बाहर आपको s दिखेगा, उससे पहले d दिखेगा। 4s को इलेक्ट्रॉन आपको पहले ही दे देना है, क्लियर। देखो मैंने 2 यहां पे दिए, 2 यहां पे दिए, 6 यहां पर, 2 यहां पर, 6 यहां पर। अब अपने पास 3 इलेक्ट्रॉन बचे थे, तो s की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है, तो 2 मैंने यहां पे दे दी। अब कितने बचे, 1 बचा, यहां पर मैंने यहां पे लिख दिया। अब कोई पूछे लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कोई का लास्ट में तो s दिख रहा है, s में गया। बात समझ गए आप, यहां पर लास्ट में एक्चुअली है कौन, लास्ट में है यही 3d यहां पर, बट लिखने का सिस्टम जो है, क्लियर, लिखने का सिस्टम जो है वो 3d पहले लिखो, 4s बाद में लिखो, यहां पर क्लियर। एटॉमिक नंबर 20 के बाद ये बात हमें ध्यान में रखनी होगी, ये बात यहां पर, ठीक है ना, ये कोई दिक्कत तो नहीं। मींस 4s को इलेक्ट्रॉन पहले ही देना है,
दे दिए मैंने, यहाँ पर तो 20 हो गए थे, अब कितने बचे थे? एक, फिर एक डी में 2। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर? ये बात समझोगे यहाँ पर? अब देखो ध्यान से, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? तो डी में गया, इसीलिए ये एलिमेंट क्या कहलाएगा? डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है ना? ये अब यदि हम कहना चाहें ये स्कैंडियम किस पीरियड को बिलोंग्स करता होगा, स्कैंडियम किस पीरियड को बिलोंग्स करता होगा, तो हम क्या बताएं यहाँ पर? देखो तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप? यहाँ पर किस पीरियड? तो हाईएस्ट सेल नंबर कितना दिख रहा है यहाँ पर? 3 या 4, हाईएस्ट सेल नंबर 4 है यहाँ पर, इसलिए 4 यहाँ पर है। ठीक है ना? ये तो स्कैंडियम किस पीरियड को बिलोंग्स करता होगा? तो 4th पीरियड को बिलोंग्स करता होगा। ये बात आप समझ जाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर? अब कोई पूछे ग्रुप हम कैसे निकालें यहाँ पर? तो n-1 डी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं प्लस ns में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? देखना ध्यान से यहाँ पर, यदि हमें ग्रुप निकालना हो, यदि मुझे यहाँ पे ग्रुप यदि निकालना है तो हम कैसे कहें? n-1 डी में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं प्लस ns में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? n-1 डी, n हाईएस्ट कितना है? n मतलब सेल, हाईएस्ट सेल नंबर कौन सा है? तो 4 है। देखो हाईएस्ट सेल नंबर 4 ही है ना यहाँ पर, तो हम लिख देते हैं। देखो यदि यहाँ पे 4 है तो 4-1 डी में कितने इलेक्ट्रॉन है प्लस n की वैल्यू 4 है तो 4s में लिख दिया। यदि हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिखते हैं? 4-1 कितना लिखते हैं यहाँ पर? 3d में इलेक्ट्रॉन कितने हैं प्लस 4s के इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, वही इसका ग्रुप नंबर होगा। यहाँ पर ग्रुप नंबर कैसे निकालना है? मींस यदि हम जनरली देखें, सबसे लास्ट का जो s दिख रहा है उसके इलेक्ट्रॉन देख लो, जस्ट उसके पहले जो d है उसके इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। तो मैंने देखा लास्ट, सबसे लास्ट का s कौन सा? ये है लास्ट का s, इसमें इलेक्ट्रॉन है 2, d में इलेक्ट्रॉन है 1, तो कितने? 2 + 1 कितने हो जाएगा यहाँ पर? 3, तो 3 आ जाएगा यहाँ पर। ये बात आप समझ जाओगे यहाँ पर। या हम कहें ग्रुप इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला n-1 d प्लस ns इलेक्ट्रॉन्स। ये बेसिकली यहां पर क्या? n-d के इलेक्ट्रॉन प्लस ns के इलेक्ट्रॉन्स आप काउंट कर लो। मींस ग्रुप नंबर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन n-1 d सबसेल प्लस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ns सबसेल। n यहां पर क्या है? हाईएस्ट सेल नंबर, हाईएस्ट सेल नंबर 4 है यहाँ पर, तो n की वैल्यू मैंने क्या लिखा? 4, तो 4 माइनस में कितना हो जाएगा? 3d। मींस 3d में इलेक्ट्रॉन प्लस 4s में इलेक्ट्रॉन, तो 3d में इलेक्ट्रॉन 1, 4s में 2, टोटल मिला के हम करें यहाँ पर तो कितना आंसर आ जाएगा? 3। मींस यदि हम स्कैंडियम को लिखना चाहें तो आप चेक कर लेना पीरियोडिक टेबल में, स्कैंडियम के लिए अब हम लिखना चाहें तो स्कैंडियम यहाँ पर हम लिखना चाहें तो ब्लॉक क्या होगा इसका? डी ब्लॉक एलिमेंट। यदि हम किस पीरियड को बिलोंग्स करता है तो हाईएस्ट नंबर देखो, सेल नंबर कौन सा है? 4th पीरियड को बिलोंग्स करता है। यदि हम इसका ग्रुप नंबर निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा? डी में 1 इलेक्ट्रॉन, एस में 2 यहाँ पर, तो क्या हो गया? इसका 3rd ग्रुप हो गया यहाँ पर। इतना इंफॉर्मेशन आप समझ जाओगे यहाँ पर, कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है ना यहाँ पर? ठीक है ना? एक और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर। एक और एग्जांपल मैंने मान के चलो क्या ले लिया? मैग्नीज का ले लो यहाँ पर। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर Mn25, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर है 25। ठीक है ना? तो देखो सबसे पहले डी ब्लॉक में कैसे लिखा करें? 1s 2s 2p, यहाँ पर ये 20 तक लिख दिया करो, इसको छोड़ दो यहाँ पर, इसको मैंने बीच में लिख दिया बट अभी भगा नहीं इसमें से। देखो 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 प्लस 6 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 12 इलेक्ट्रॉन प्लस 6 18 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 20 इलेक्ट्रॉन्स 20 हो गए, है ना? अब बचे कितने बताओ? मैग्नीज में तो 25 है, 20 तो भर दिए, कितने बचे? 5, तो मैंने 5 इलेक्ट्रॉन यहां पे लिखे, 5 इलेक्ट्रॉन, दीज आर 5 इलेक्ट्रॉन्स। 5 इलेक्ट्रॉन मैंने यहां पे लिख दिए। अब समझो ध्यान से, यहां पर 3d 5 मैंने वहां पे लिख दिया, 4s 2 मैंने यहां पे लिख दिया। ठीक है ना?
अब देखो यहाँ पर आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, लास्ट में देखो लास्ट के एस में कितने हैं 2, जस्ट उसके पहले डी में कितने 5, तो 7, 7th ग्रुप होना चाहिए। तो आप देखो मैग्नीज, यहाँ मैग्नीज ये है 7th ग्रुप है इसका, समझ गए ना आप यहाँ पर। या हम ऐसा लिख देते हैं n-1, अब n हाईएस्ट सेल नंबर, हाईएस्ट सेल नंबर बताओ, तो यहाँ पर भी 4 है यहाँ पर, क्लियर। तो ये 4th पीरियड को, ये सभी 4th पीरियड को बिलोंग्स करेंगे यहाँ पर। ब्लॉक लास्ट इलेक्ट्रॉन गया किसमें डी में, तो इसीलिए डी ब्लॉक एलिमेंट। ग्रुप कैसे निकाले, हाईएस्ट सेल नंबर 4-1 मींस 3d में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्लस n की वैल्यू 4 था तो 4s में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ऐड कर लो, ये उसका ग्रुप नंबर हो जाएगा यहाँ पर, क्लियर। तो कोई यदि आपसे पूछता कि आप मैग्नीज को आप लिखो यहाँ पर, मैग्नीज ब्लॉक कौन सा है, मैग्नीज बिलोंग्स टू डी ब्लॉक। मैग्नीज किस पीरियड को बिलोंग्स करता है, तो हाईएस्ट सेल नंबर देखो 4th है यहाँ पर, क्लियर। फिर बेसिकली हम कहें यहाँ पर हाईएस्ट ग्रुप नंबर देखो, हाईएस्ट ग्रुप नंबर कौन सा है, मींस ग्रुप इसका कौन सा होगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर ये मैंने देखा लास्ट के एस में इलेक्ट्रॉन 2 थे, जस्ट उससे पहले वाले डी में इलेक्ट्रॉन 5 थे, टोटल 7, इट बिलोंग्स टू 7th ग्रुप, इट बिलोंग्स टू 7th ग्रुप। ये मैंने लिख दिया मैग्नीज के लिए, कोई सा भी आप यहां पे लिख दो, क्लियर। अब कोई पूछे यहां पर कोई Fe का कोई लिखवाएगा, तो हम इसे 8th ग्रुप कहेंगे या 8th बी। यदि कोबाल्ट का निकलेगा तो उसे 9th ग्रुप कहेंगे, या हम बी के टर्म्स में कहें तो 8th बी कहना होगा इसको। ये 9th ग्रुप कहो चाहे 8th बी एक ही बात है, इसे 10th ग्रुप कहो या 8th बी एक ही बात है यहाँ पर, ठीक है ना। कॉपर यदि हमने निकाला तो इसको 11th ग्रुप कहो चाहे फर्स्ट बी कहो। जिंक को हमने निकाला, ये 12th ग्रुप है, 12th ग्रुप है, हम कहना चाहें तो इसको सेकंड बी भी कह सकते हैं। मींस डी ब्लॉक एलिमेंट्स में किस टाइप से ग्रुप कैलकुलेट करें, ये बात आपको समझनी है, कोई दिक्कत तो नहीं। यहां तक ये बात क्लियर हुआ, यहां तक ये पॉइंट क्लियर हो जाएंगे यहाँ पर, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक से आप इसे कैलकुलेट करो, सॉल्व करो इसको यहाँ पर, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर और भी हम कुछ एलिमेंट ले सकते हैं, यहाँ पर और भी हम कुछ एलिमेंट लेना चाहें तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे हम 2-4 एलिमेंट लिख देगा यहाँ पर, उनके आपको निकाल के बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेसिकली एक मैंने लिख दिया जिरकोनियम, Zr, एटॉमिक नंबर लिख दे रहे हैं 40, जिरकोनियम मैंने लिख दिया। और जो काम के हमें वही लिख रहे हैं यहाँ पर, मोलिब्डेनम 42, फिर मैंने कहा टंगस्टन कितना है 74, क्लियर। मोलिब्डेनम टंगस्टन यहाँ पर। फिर बेसिकली मैंने कहा यहाँ पर और जो काम के हैं यहाँ पर पैलेडियम, ये भी हमें निकाल के देखना होगा। पैलेडियम एटॉमिक नंबर 46 पैलेडियम, प्लेटिनम एटॉमिक नंबर 78, फिर मैंने लिख दिया एजी का निकाल के बताना, एजी 47 है ये, और एयू का कितना है यहाँ पर, एयू 79 है। फिर हम यदि लिखना चाहें तो कैडमियम यहाँ पर देखो 48 कैडमियम का एटॉमिक नंबर कितना 48, और Hg का लिखना चाहें तो 80, Hg का मैंने कहा यहाँ पर तो 80 यहाँ पर, ठीक है ना। ये आप अब ध्यान से देखो यहाँ पर, इसमें से हम 1-2 कैलकुलेट करके आपको बताते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। 1-2 बेसिकली हम यहाँ पे निकाल के देखेंगे, फिर आप उसको चेक भी करना आप यहाँ पर, ठीक है ना। इसमें एक तो हम बेसिकली कौन सा लिख देते हैं यहाँ पर, एक हाईएस्ट वाला जो हमें दिख रहा है। एक तो हम Hg को कैलकुलेट करना चाहते हैं,
एच जी मैंने यहाँ पे लिख लिया, देखो इसका कितना है यहाँ पर 80, और एक बेसिकली कौन सा लिख लिया जाए 40, या मॉलिब्डेनम लिख देते 42, ठीक है ना। दो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, मॉलिब्डेनम 42, और भी कोई निकालना चाहे तो बताओ 42, 47, एक प्लेटिनम का भी निकाल लेते हैं यहाँ पर 78, प्लेटिनम 78, ये हम यहाँ पे बाकी बचे हुए आप सॉल्व करो यहाँ पर, ठीक है ना। ये बेसिकली मुझे ठीक से आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, देखो एच जी अपने पास इलेक्ट्रॉन है 80, अभी आप लिखते जाना यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पे अभी आप लिखते जाओ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर मैंने कह दिया यहाँ पर 4s2, अभी आप लिखते जाओ dps, फिर यहाँ पर dps क्लियर, FDPS, ठीक है ना, FDPS। पहले DPS का नंबर था 3 4 5, 3 4 5, फिर 4 5 6, फिर नेक्स्ट कौन सा था 4 5 6 7। अभी मैंने ऐसे लिख दिया, आप काउंट कर लेंगे आप भी, ठीक ना। इधर मैंने 10 इलेक्ट्रॉन, इधर 6, इधर 2, इधर 10, इधर 6, इधर 2, इधर मैं लिख दिया 14 लिख दिया, इधर 10, इधर 6। देख लेते हैं कितने हुए अभी यहाँ पे, ठीक ना। अभी तो हम ऐसे ही रफली लिखते जाएगा यहाँ पर 2 + 2 यहाँ पर 6, यहाँ तक आप ध्यान में रखो कितने हो गए यहाँ पर 20, ठीक है ना। 20, 30, 38, 48 और ये 8, 48 और 8 56 और 14, 56 और 14 कितने हो गए 70 और ये 80 यहाँ पर, ठीक है ना। ये यहां तक ही हमें लिखने थे यहाँ पर, ये यहाँ पे हो गया। अब देखो ध्यान से यहाँ पर, अब फोर्थ यहाँ पे रीअरेंजमेंट भी करना होता है। रीअरेंजमेंट कैसे, यहाँ पर देखो 4f14 यहाँ पर 5d10, ठीक है ना, 5p6 यहाँ पर 6s। अब देखो 6s हाईएस्ट सेल नंबर अंदर ही लिखा हुआ है, तो हम पहले तो 6s को कहां लिख दें जाके, 6s को कहां लाएं, लास्ट में लाओ, 6s आप लास्ट में लाए। यहाँ पर यहां से आपने 6s हटाया इसमें से, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 6s, यहाँ पर 4d, यहाँ पर देखो dps, यहाँ पर 5s, तो 4d बेसिकली आप अंदर ले लो, 4f को आप अंदर ले लो यहाँ पर, ठीक है ना। इस टाइप से हम इसको रीअरेंज कर लेंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर क्या है 5d मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, 6s यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना जी। फिलहाल यहाँ पर हमें ग्रुप नंबर निकालना है। तो देखो अभी हम आगे चल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, तब ये बेसिकली यहाँ पर जो फिलहाल तो आप बस D और S में देखो, लास्ट में देखो S हमें चाहिए था, क्लियर, मीन 6th सेल है, आउटर मोस्ट है, तो उसे बाहर लिखना होगा, ये बाहर लिखना होगा उसको यहाँ पर, ठीक है ना। फिर मैं लिख दिया 5d यहाँ पर। फिलहाल अब देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, D में गया, यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन D में गया यहाँ पर, मीन्स हमने यहाँ पे इस टाइप से लिखा हुआ था। यहाँ पर देखो ध्यान से, ये यहाँ तक बेसिकली 70, इसको मिला के यहाँ पर 70 हो गए थे यहाँ पर। अब कितने बचे अपने पास, इसको काउंट करते हुए, इसको यहाँ पर सब काउंट करते हुए 70 हो गए थे, बचे कितने 10, तो 10 मैंने यहाँ पे लिखे। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया यहाँ पर, तो देख लो ध्यान से, मैंने कहा Hg, यहाँ पर Hg के लिए हम लिख रहे हैं यहाँ पर, बताओ ब्लॉक कौन सा है, तो D ब्लॉक है यहाँ पर, ठीक है ना। कोई पूछे किस पीरियड को बिलोंग्स करता है, तो हाईएस्ट ऑर्बिट नंबर देखो 6th
तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 6th पीरियड को बिलोंग्स कर रहा है। अब कोई पूछे ग्रुप नंबर बताओ, तो ग्रुप नंबर कितना आएगा, n-1d, मींस ये 5th डी में और 6th s में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। मतलब फॉर्मूला क्या था अपना, देखो फॉर्मूला था n-1 डी में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इसके इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो, प्लस n s में इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। n मतलब हाईएस्ट ऑर्बिट नंबर, n का मतलब हाईएस्ट ऑर्बिट नंबर होता है, ठीक है ना। और हाईएस्ट ऑर्बिट नंबर कितना दिख रहा है यहाँ पर, देखो 4 5 5 6 हाईएस्ट है। हाईएस्ट नंबर कौन सा, 6, तो 6 - 1 कितना हो गया 5d, 5d के इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। और इधर हाईएस्ट नंबर यहाँ पर n की वैल्यू कितना 6, 6s में इलेक्ट्रॉन 2 है, तो टोटल कितना हो गया 12, है ना। इधर कितना हो गया 10, इधर 2, कितना होगा 12, मींस ग्रुप नंबर 12th, या हम कहें 12th ग्रुप को और एक नाम कौन सा है, सेकंड बी। ये बात समझ में आई। अब पीरियोडिक टेबल में चेक कर लो आप एक बार, Hg देखो ध्यान से, यहाँ पर Hg कहां पर है, देखो Hg यहाँ पर, Hg यहाँ पर है, ये 6th पीरियड को बिलोंग्स करता है, तो पीरियड बेसिकली 6th हो गया। ब्लॉक कौन सा हो गया, तो डी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक में दिख रहा है यहाँ पर Hg। ग्रुप नंबर कौन सा हो गया, तो देखो 12th, या हम कहें सेकंड बी। कोई दिक्कत तो नहीं, ये बात समझ में आ जाएगा आपको। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिलहाल आपको लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको एक ही बात ध्यान में रखना है, फिलहाल यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। फिलहाल यहाँ पर आप देखो, कंफ्यूजन वाली बात यहाँ पर अभी नहीं होना है, क्लियर। आगे चल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के 4 नियम दिए गए हैं, 4 नियम हैं, उनकी भी हम आगे चल के बात करेंगे यहाँ पर। तो फिलहाल मैंने क्या किया था, मैंने इस टाइप से लिखते चले गए यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला देखो ध्यान से, n मतलब हाईएस्ट ऑर्बिट नंबर, हाईएस्ट ऑर्बिट नंबर यहाँ पे कौन सा है, 6th दिख रहा है यहाँ पर, क्लियर। 6s में इलेक्ट्रॉन कितने, हाईएस्ट ऑर्बिट नंबर, और s में कितने, तो 2 हैं यहाँ पर। हाईएस्ट ऑर्बिट नंबर लिखो यहाँ पे 6th माइनस डी, डी कौन सा वाला, हाईएस्ट -1, मींस 6th हाईएस्ट है, तो 5d में इलेक्ट्रॉन, अभी तो 4d है, इसके इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे यहाँ पर, 5d यहाँ पर है, इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करो यहाँ पर, ये निकल के आ गया। ये बात समझ में आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर, ठीक है ना। ये अब नेक्स्ट हम और लिख देते हैं यहाँ पर, यदि हम प्लेटिनम लिख रहे होते यहाँ पर, प्लेटिनम लिख रहे होते तो क्या करते, देखो इसी को अब हम प्लेटिनम कर दें यहाँ पर, तो थोड़ा सा चेंज करेंगे। यहाँ प्लेटिनम का एटम नंबर 78 है, तो यहाँ पर देखो इसको यदि हम कम देखें यहाँ पर, ये बेसिकली कितना हो गया था 70 हो गया था। फिर से एक बार काउंट कर लो यहाँ पर, 2 + 2 यहां तक 20 होता है, 30 38 48 48 और 6 48 और 6 कितना हो गया 54 54 और 54 और 2 ये वाले भी ऐड कर दे यहाँ पर 56 और ये 14 70 हो गए। अब बचे कितने अपने पास 8 बचे, तो 8 इलेक्ट्रॉन मैंने इसमें लिख दिया यहाँ पर, देखो क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। हाईएस्ट ऑर्बिट नंबर देखो 6th, तो 6th यहाँ पे आ जाएगा, ये 6th पीरियड को बिलोंग्स कर रहे हैं यहाँ पर। कोई पूछे ब्लॉक तो डी ब्लॉक। ग्रुप नंबर कौन सा 8 + 2 यहाँ पर। हाईएस्ट ऑर्बिट नंबर 6th है यहाँ पर, और जस्ट उसके पहले वाला डी मींस 5th डी में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 8, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 8 + 2 कितना हो गया 10, 10th ग्रुप को बिलोंग्स करता है यहाँ पर ये। तो यदि हम लिखना चाहें प्लेटिनम को तो क्या करोगे आप यहाँ पर Pt, तो हमने क्या लिख दिया ये 10th ग्रुप को बिलोंग्स करता है यहाँ पर। 10th चेक कर लो आप यहाँ पर, निकिल Ag। प्लेटिनम को चेक करो एक बार यहाँ पर, प्लेटिनम यहाँ पर देखो एक बार, प्लेटिनम कहाँ पर है, प्लेटिनम देखो यहाँ पर 6th पीरियड को बिलोंग्स करता है, ठीक है। 10th ग्रुप को बिलोंग्स करता है, तो 10th ग्रुप बेसिकली 10th ग्रुप को बिलोंग्स करता है, सही आंसर यहाँ पर। तो आप इस टाइप से आप इनको निकाल के देखो। एक यदि हम लिखना चाहें तो मॉलिब्डेनम, देखो यहाँ पर मॉलिब्डेनम हम लिखना चाहें तो मॉलिब्डेनम क्या है यहाँ पर, देखो
मोलिब्डेनम 42 यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखो यहां तक ये 20 10 कितने होगा 30 और 6 38 हो गया यहाँ पर, 38 हो गया यहाँ पर। मुझे कितना लिख दें 42 4 यहाँ पे लिख दिया जाए। देखो ध्यान से, अब इसका काम नहीं यहाँ पर तो मैंने नहीं लिखा इसको। अब देख लो ध्यान से, यहाँ पर यहां तक मैं लिख दिया। अब डी में इलेक्ट्रॉन कितने लिख दिए यहाँ पर, यहां तक 20 30 38 और इलेक्ट्रॉन अब कितने बचे 4 और बचे यहाँ पर, तो 4 मैंने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है ना। अब देख लो यहाँ पर, जबकि हम इसे क्या 4D को अंदर लिखो 5S को बाहर लिखो, क्लियर बात नहीं। बट यदि ये हम आगे चलकर डिटेल में बात करेंगे यहाँ पर, हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्लियर। बस मैंने आपको एक जनरल आइडिया भी दिया हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि डी बेसिकली लास्ट में नहीं लिखा जाता यहाँ पर, 4D को अंदर ले जाओ 5S को बाहर ले जाओ यहाँ पर, ठीक है ना। बट यदि आप ऐसे भी लिख भी देते हो यहाँ पर, तो देखो ध्यान से, हाईएस्ट ऑर्बिट नंबर कौन सा यहाँ पे, हाईएस्ट ऑर्बिट नंबर 5 है, तो ये मोलिब्डेनम किस पीरियड को बिलोंग्स करेगा, तो 5th पीरियड को यहाँ पर। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, तो डी में गया, तो ब्लॉक यदि हम लिखना चाहें तो क्या लिख दें, डी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है ना, डी ब्लॉक एलिमेंट हो गया। अब कोई यहां पर आपसे पूछे कि इसका ग्रुप बताओ, तो चेक कर लो, सबसे लास्ट वाला डी और लास्ट वाला एस, तो देखो लास्ट वाला एस ये यहाँ पर 5S है, लास्ट में एस तो यही है, क्लियर। जस्ट उसके पहले वाला डी, तो बेसिकली मैंने क्या लिख दिया, 5 से क्या आता है 4 आता है, तो 4D यही पास वाला है ना, ये तो 3D है, n-1D तो यही कहलाएगा यहाँ पर, तो 4 + 2 ये 6th ग्रुप को बिलोंग्स करता है। चेक कर लो आप पीरियोडिक टेबल में, ठीक है ना। ये तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी यहाँ पर, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का ब्लॉक कैसे निकालें, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कोई सा भी एलिमेंट किस पीरियड को बिलोंग्स करता है ये हम कैसे निकालें, क्लियर। और ग्रुप कैसे निकालें ये मैंने बात किया हुआ है। डी ब्लॉक का क्लासिफिकेशन भी आपको ध्यान में रखना होगा, मींस स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, इस टाइप से यहाँ पर जिंक, ठीक है ना। और यहाँ पर बेसिकली मैंने लिख दिया यहाँ पर, क्लियर। इनको हम बी के टर्म्स में भी लिख देते हैं, या फिर 3 to 12 आप डायरेक्ट बोलो। स्कैंडियम 3rd है यहाँ पर, 3rd ग्रुप को बिलोंग्स करता है, जिंक 12 को बिलोंग्स करता है, ठीक है ना। तो बीच में 10 एलिमेंट्स के रोज है यहाँ पर, 10 एलिमेंट्स हैं यहाँ पर बीच में, यहाँ पर बीच में 10 ग्रुप्स हैं यहाँ पर, ठीक है ना। इनको आपको देख लेना है। ये फर्स्ट बी डी ब्लॉक को जनरली हम इस टर्म में कम में ही यूज में लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ये फर्स्ट बी सेकंड बी ये कम यूज में आते हैं, डायरेक्ट आप इनको इसी टाइप से याद रखो। और स्टैंडर्ड बुक जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जेडीली एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है ये, क्लियर, जो बेसिकली 1 to 18 ही इनको बोलता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं यहाँ पर, तो उनको आप ध्यान से समझते जाओ, कोई दिक्कत तो नहीं। एक और बेसिकली यहाँ पर एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, यदि हम एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करें यहाँ पर, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स यहाँ पर जो है, एफ ब्लॉक में यदि हम देखना चाहें यहाँ पर, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स यहाँ पर जो है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप निकालने की आवश्यकता नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ऑल दी एफ ब्लॉक एलिमेंट, ऑल दी एफ ब्लॉक एलिमेंट बिलोंग्स टू 3rd ग्रुप, सभी 3rd ग्रुप को बिलोंग्स करते हैं। और लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल में जाएगा, इसीलिए इनको नाम दिया गया एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, क्लियर, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट बेसिकली देखो पीरियोडिक टेबल में आप देखो ध्यान से, एफ ब्लॉक एलिमेंट किस पीरियड से स्टार्ट होते हैं, तो 6th पीरियड एलिमेंट्स यहाँ पर, मींस यहाँ पे 2 कैटेगरी हैं, लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स। एफ ब्लॉक में 2 सीरीज हैं, लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स यहाँ पर। और ये बेसिकली लेंथेनाइट्स 57 to 71 है और एक्टिनाइट्स 89 to 103 एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली एफ ब्लॉक एलिमेंट जो आपको नीचे यहाँ पर दिख जाएंगे, नीचे दिए हुए हैं,
एफ ब्लॉक एलिमेंट, तो इनकी अभी हमें ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है, बट हम इनके भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी टाइप से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी एलिमेंट किस ग्रुप को बिलोंग्स करते हैं, तो थर्ड ग्रुप को बिलोंग्स करते हैं। इनको मैंने एफ ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोला, क्योंकि ये बेसिकली क्या है, लास्ट इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स इनटू एफ सबसेल, ठीक है ना। और ये किस पीरियड को बिलोंग्स करते हैं, तो 6th पीरियड में सभी लेंथेनाइट्स आ जाते हैं, 7th पीरियड में सभी एक्टिनाइट्स आ जाते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। ये बात आपको समझ में आ जाएगी, यहाँ पे क्लियर है। यहां तक आप देखो उसमें से। इसके बाद बेसिकली यहां जो है, इसके बाद आपको जो देखना है दैट इज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की भी हम यहां पर बात करेंगे यहां पर, ठीक है ना। कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कैसे कैलकुलेट किए जाएं, ये बात मुझे ध्यान से यहां पे समझना होगी। कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज यदि हम देखना चाहें यहां पर, कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो है, ये कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में यदि हम लिस्ट बनाना चाहें, तो अब नेक्स्ट हेडिंग आप लिख दो यहां पर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। कुछ पीरियोडिक हेडिंग लिख दो आप, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आप हेडिंग लिखो। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज यहां पर हमें कुछ देखना है, कुछ पॉइंट को यहां पर मुझे समझना है। ये लगभग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का जो है 3rd 4th लेक्चर होगा। 1-2 लेक्चर हमें अभी और इस पर ही डिस्कशन में लेना होगा। 1-2 लेक्चर हम अभी और रखेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पे। इसके बाद हम एक चैप्टर का भी हम प्लान बना रहे हैं कि हम पूरा एक चैप्टर डिस्कस करें यहाँ पर, ठीक है ना। जब तक ये टाइम चल रहा है, एक चैप्टर बेसिकली पहले यदि हम डिस्कशन में लेंगे यहाँ पर, तो या तो हम मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर लिया जाएगा या फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ये 2 चैप्टर्स में से एक चैप्टर का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है ना। ये कोई दिक्कत तो नहीं। तब तक ये आप बेसिक्स आप देखते चलो। अच्छा, YouTube पे आप देखोगे तो 3 टाइप के लेक्चर आपको दिखते हैं। YouTube पर आप देखोगे तो 3 टाइप के लेक्चर हैं। आप लोग जो 11th क्लास के लेक्चर हैं, किस फॉर्मेट में हैं, 11th क्लास के लेक्चर हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन एंड बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। ये बेसिकली आप लोगों के 11th क्लास के जो सभी लेक्चर हैं इस फॉर्मेट में है। ये 11th वाले बच्चों के लिए, मतलब आप लोगों के लिए, ये 11th स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो लेक्चर्स हैं वो आपके सीनियर्स जो 12th में अभी आए हैं, मींस वो 12th वाले जो बच्चे हैं 11th से 12th में जो गए हैं, उनके लिए बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर चल रहे हैं। पैरेलली उनके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर चल रहा है पैरेलली, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जितने भी लेक्चर्स हैं 13-14 लेक्चर जो हैं वो बेसिकली आपके 12th वालों के हैं, जो बच्चे 11th से 12th में अभी गए हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर 12th क्लास का है। और 1-2 लेक्चर्स आपको पैरेलली और दिख जाते हैं फाउंडेशन वाले जो बच्चे हैं, 9th-10th जो फाउंडेशन वाले बच्चे हैं, जो 8-9-10th में जो बच्चे अभी जाने वाले हैं, उन लोगों के लिए एडवांस फाउंडेशन करके है वो वाले लेक्चर्स डले हुए हैं, ठीक है ना। तो आप लोग कंफ्यूज मत हो कि मुझे कौन से लेक्चर देखना है, या YouTube पे तो बहुत सारे लेक्चर डले हुए हैं, हमें कौन से देखना है, ठीक है ना। तो न्यू 11th वाले जो बच्चे हैं, जो न्यू 11th में भी आए हैं, मींस 10th का एग्जाम देके जो 11th में आए हैं, उनके लिए जो लेक्चर डले हुए हैं इंट्रोडक्शन एंड बेसिक ऑफ केमिस्ट्री, इस नाम से है, ठीक है ना। बहुत से बच्चे कंफ्यूजन में थे, मुझे बता रहे थे कि वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के भी लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है ना बेटा। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर अभी डिफिकल्ट चैप्टर है, 12th क्लास का फिजिकल का एक डिफिकल्ट चैप्टर माना जाता है, क्लियर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो आप लोगों को अभी जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में थोड़ा सा भी एकदम दिक्कत आएगी, वो आप नहीं समझ पाओगे। तो आप लोग अभी अपने बेसिक लेक्चर ही देखो आप, ठीक है ना। बेसिक लेक्चर आपका जो पहला कौन सा है,
इंट्रोडक्शन एंड बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री है, ठीक है ना। ये अब हम इसमें कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज लिखते हैं और इनकी हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है ना। ये देखो ध्यान से, यहाँ पर कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टी जैसे हम लिखना चाहें तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा देखो ध्यान से। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, पहले मैंने लिखा यहाँ पर हाइड्रेशन, फिर मैंने लिखा यहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी। ये कॉन्सेप्ट अभी बहुत काम में आता है, हाइड्रेशन एनर्जी। फिर मैंने कहा हाइड्रेटेड रेडियाई, फिर मैंने कहा हाइड्रेटेड रेडियाई मैंने यहां पे लिखा। फिर यहां पर मैंने लिखा रिड्यूसिंग पावर मैंने लिखा, फिर मैंने कहा आयोनिक मोबिलिटी, फिर एक और यहां पे लिख दो, दैट इज कंडक्टेंस यहां पर, ठीक है ना। इतनी बातें बेसिकली आपको यहाँ पर अभी हम एक बात समझाना है मुझे यहाँ पर। ये सभी आप हेडिंग ठीक से लिख लो यहाँ पर, इसमें बहुत समझना भी है, कंफ्यूजन बहुत होता है, ठीक है ना। इतने पॉइंट अभी हम यहाँ पर क्लियर करना चाहेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। इसके अलावा बेसिकली कौन कौन से पॉइंट और आपको देखने हैं जो कॉमन टर्म अभी आने लगेंगे। कॉमन टर्म और कौन कौन से यहाँ पर आने लगेंगे, दैट इज पहला यहाँ पे लिखो आप एक, पहला यहाँ पर, और हम कौन से लिखेंगे यहाँ पर, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसी में आप साथ में लिखते चलना, ये सब लिखो। फिर नीचे यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके ऊपर एक आप यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज और लिख दो यहाँ पर, दैट इज न्यूक्लियर चार्ज। और फिर स्क्रीनिंग, CREENING, स्क्रीनिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिर आयोनाइजेशन एनर्जी आप लिख दो यहाँ पर। फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहां पर लिखो आप, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको लिखना होगा यहां पर वो, ठीक है ना। ये इसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहां पर, फिर लिखो आप इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ठीक है ना। तो ये कुछ पॉइंट आप लिखते जाओ, इन्हीं पॉइंट पर डिस्कशन अब आपसे रहेगा, ठीक है ना। ये एलिमेंट्स के रिगार्डिंग ही हम बेसिकली देखना चाहेंगे। इन एलिमेंट्स में कुछ ट्रेंड्स भी हैं, आप लोगों ने 10th क्लास में भी कुछ देखा होगा। एटॉमिक साइजेस, एटॉमिक रेडियस भी हम लिखना चाहें लिख सकते हैं, आपने 10th में पढ़ा होगा ना। ये एटॉमिक रेडियस में 3-4 टाइप के रेडियस आ जाते हैं। एक वांडर वाल रेडियस आ जाएगा, एक कोवलेंट रेडियस आ जाएगा, एक आयोनिक रेडियस आ जाएगा। ये भी आप लिख दो ध्यान से यहाँ पर। एटॉमिक रेडियस मैंने यहाँ पे लिख दिया, फिर मैंने लिख दिया यहाँ पर कोवलेंट रेडियस, फिर मैंने लिख दिया यहाँ पर आयोनिक रेडियाई, यहाँ पर आयोनिक रेडियस। फिर एक और लिख दो यहाँ पर वंडर वाल रेडियाई या वंडर वाल रेडियस, ठीक है ना। ये इतने सभी पॉइंट आप लिखो, इस पर हम अभी डिटेल में बात करेंगे यहाँ पर। अब आपका डिटेल में डिस्कशन जो है
वो इसी टॉपिक पर अब रहेगा, ठीक है ना। ये पॉइंट हम जस्ट कंप्लीट कर देते हैं। ये पॉइंट कंप्लीट करने के बाद फिर हम बेसिकली यहाँ पर जो है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कुछ लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। हो सकता है तो हम कोई पर्टिकुलर चैप्टर भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये साथ साथ में बेसिक्स हम बताते जाएंगे और चैप्टर भी हम साथ साथ में स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। उस चैप्टर के बेसिक्स हम उसमें बताते चलेंगे, उनको साथ साथ में आप लिखते भी चलो। अच्छा, आप लोगों ने कल बेटा जो टेस्ट दिया हुआ था, काफ़ी बच्चों ने बहुत अच्छे सीरियसली बहुत इंटरेस्ट के साथ टेस्ट दिया हुआ था। आप में बहुत से बच्चों के कॉल भी आए कि सर बहुत अच्छे से टेस्ट हमने दिया और हमने पहले तैयारी भी किया हुआ था। उनके मार्क्स भी काफ़ी मार्क्स हैं, कुछ बच्चों के आउट ऑफ आउट मार्क्स हैं। क्लियर। अभी ये जो सिस्टम है, आप लोग एकदम मार्क्स का कोई फिलहाल कोई पैरामीटर अपना नहीं रहेगा आपको, ठीक है ना। हम एक बार अभी स्टार्टिंग में आपको मार्क्स के लिए ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करेंगे, मीन्स हम मार्क्स का अभी प्रेशर आप पर नहीं डालेंगे, ठीक है ना। आपको बस क्या है, कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा फोकस करना है। क्लियर। मार्क्स एकदम अभी आप टेंशन में मत दो कि एकदम मार्क्स कम आ गए, क्लियर, तो ज़्यादा मार्क्स का हेडेक मत दो। लेकिन अभी आप पूरा जो फोकस करो दैट इज अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करो। मार्क्स पे एकदम जाने की आवश्यकता नहीं कि मार्क्स एकदम कम हो गए, तो हम नीट जेईई कैसे कर पाएंगे, सीईटी हम कैसे क्वालिफाई करेंगे। तो अभी ये कुछ भी नहीं है, ऐसा समझो आप। अभी ये सब बातें कुछ है ही नहीं, आप ऐसा समझ लो। अभी आप इस पर कोई टेंशन में आप लो ही मत कैसे भी, ठीक है ना। अभी आप बस जो है टेस्ट देना सीखो। तो एक्चुअली मुझे पहला टेस्ट कंडक्ट करवाने में बहुत हेजिटेशन भी हो रहा था कि ये बच्चे कैसे समझ पाएंगे, कैसे आंसर शीट बनाना होगी, कहाँ पर सेंड करना होगा, कैसे एनालिसिस होगा। क्लियर। लेकिन आप लोगों ने ठीक अच्छे से मैनेज किया, सब बच्चों ने इंटरेस्ट के साथ अपने आंसर शीट भी सेंड किए। मैंने बहुत से बच्चों के आंसर शीट अभी देखे भी हैं, ठीक है ना। और आप लोगों का अच्छा परफॉर्मेंस है। बस ये है कि फिलहाल टेस्ट जो है आप अपने ईमानदारी से ही घर पर टेस्ट दो, ठीक है ना। अभी हम आगे चल के हो सकता है तो ये आपके पेरेंट्स को ही बोलेंगे कि आप 1 घंटे का टाइम जो है आप अपने सामने बच्चे को बिठा के ये टेस्ट कंडक्ट कराओ आप, ठीक है ना। तो एक प्रॉपर एनालिसिस। अभी मुझे एक्चुअली क्या बच्चों में आइडेंटिफिकेशन में देखना होता है, कौन बच्चा किस लेवल में है, किसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। एक्चुअली ये सब बातें इस ऑनलाइन पर सॉल्व नहीं होती। आप लोगों का फेशियल एक्सप्रेशन, आप लोगों का बेसिकली क्लास का कंसंट्रेशन, हमें ये सब बातें का पता चलता रहता है। कौन बच्चा कितने कंसंट्रेशन में पढ़ रहा है, कौन बच्चे का मन कम लग रहा है, कौन बच्चे का ध्यान कहाँ पर है, किस बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है यहाँ पर वो। क्लियर। तो आप जब हमारे सामने होते हो तो हम आपको पूरा एनालिसिस करते जाते हैं और यहाँ पर हमारी भी जो थॉट प्रोसेस है आपको देखते हुए बेसिकली इंक्रीज होती चली जाती है। आपके फेशियल एक्सप्रेशन से यदि मैंने कोई कॉन्सेप्ट एकदम लिखा तो आपने एकदम देखा, आपके दिमाग में बेसिकली एकदम क्वेश्चन पूछना आपने कि सर इसको ऐसे ही क्यों लिख सकते हैं, ऐसा क्यों हो सकता है, यही क्यों है यहाँ पर वो। क्लियर। बहुत सी बातें जो है, क्योंकि ये जो टीचिंग जो है ये बेसिकली क्या है, डायलॉग है। मीन्स अभी क्या चल रहा है, मोनोलॉग यहाँ पर। मीन्स जब स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट करते हैं, हम भी पार्टिसिपेट करते हैं, तब एक फ्रूटफुल डिस्कशन होता है। क्लियर। अदर बच्चे भी उन चीज़ों को समझते हैं, क्लास का कंपटीशन कहाँ पर है। अभी तो कोई किसी को दिख ही नहीं रहा कौन कैसा क्या है। टेस्ट भी कंडक्ट हुआ, मान के चलो आपके पास क्या, आपके आसपास वहाँ पर कौन है, आप पेपर कैसे सॉल्व कर रहे हैं, बहुत सी बातें होती हैं, ठीक है ना बेटा। तो मीन्स जब आपका रेगुलर बैच स्टार्ट हो जाते हैं तो मुझे सब चीज़ों का पहले आइडेंटिफाई करने होते हैं, कौन से बच्चे किस कैटेगरी में हैं। अपना बेसिकली सब बच्चों के साथ एक रेगुलेटर टाइप का होता है। हम बच्चों को जैसे आइडेंटिफाई कर लिए कि ये बच्चा जो है बहुत अच्छा है, ये बच्चा कम पढ़ता है, तो कम पढ़ने वाले बच्चे को भी मुझे बहुत आगे लेके जाना है, जो बच्चा अच्छा है उसको भी मुझे आगे लेके जाना है। मीन्स आपका पूरा ऐसे परफॉर्मेंस रिकॉर्ड जो बनता है वो बेसिकली आपके पेरेंट्स को भी हम बताते हैं, आपके पेरेंट्स से भी हम बहुत सी चीज़ें का डिस्कशन करते हैं।
क्लियर, कि ये बच्चा घर में कितना पढ़ता है, पहले कैसे पढ़ता था, इन सब चीजों का डिस्कशन भी है, ठीक है ना ये। और लेकिन आप एक बात ध्यान में रखो, 11th क्लास की ये जर्नी टोटली डिफरेंट होती है। बहुत से बच्चे 10th क्लास तक उनके परसेंटेज अच्छे नहीं है, बट 11th में आके बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना ये। तो 11th क्लास का पढ़ने का मेथडोलॉजी जो है, पढ़ने का पैटर्न भी चेंज हो जाता है। तो आप लोग जो है बहुत अच्छे से पढ़ते चलो, ठीक ना। और फ्रैंकली आप डाउट पूछो, डाउट पूछने में हेजिटेशन बिल्कुल नहीं। आप लोग अपने सामने एक यही पैरामीटर पहले बना दो, हम हेजिटेट नहीं करेंगे, कुछ भी बोलेंगे, मतलब आंसर नहीं आएगा तो कुछ आंसर हम ना कुछ बोलने की कोशिश ही करेंगे बस, भले ही आंसर गलत हो, भले ही अदर बच्चे हंसें। क्लियर, बहुत से बच्चे हेजिटेट भी करते हैं कि लड़के हंसेंगे, लड़कियां हंसेंगी, इससे मतलब नहीं है कुछ भी है, चाहे बॉयज चाहे गर्ल्स, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। आप बस क्लास में आंसर देने की प्रैक्टिस करो, गलत है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही है तो सही है। इससे क्या होगा, आपका माइंड जो है वो ज्यादा से ज्यादा सोचने के हैबिट में आएगा, आप चीजों को एट ए टाइम सोच सकोगे, यहाँ पर आपको लगेगा कि मेरा माइंड चलता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी किसी भी टाइप से कोई हेजिटेशन आपस में बिल्कुल मत रखो। और आप ये सोचो ही मत कौन क्या कहेगा, कोई किसी को सर्टिफिकेट नहीं देता, ना ही कोई अथॉरिटी है, सब आपके साथ वाले ही हैं। क्लियर, तो बोलने चालने का कोई ऐसा मतलब नहीं है। आप बस ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनिंग अपनी रखो, क्लास में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछो, आप ज्यादा से ज्यादा आंसर देने की कोशिश करो, ठीक है ना। ये जो बच्चा क्लास में बहुत दम से पढ़ता है, इफेक्टिवली पढ़ता है, वो 80% ऊपर तो हमेशा बना ही रहता है, उसके मार्क्स 80% ऊपर तो आते ही रहते हैं हमेशा ही। वो फिर घर में चाहे पढ़ाई करता हो चाहे ना करता हो, लेकिन वो क्लास में बहुत एक्टिव है। तो आप ये लेक्चर्स में जो है आप फुली एक्टिव रहो, ठीक है ना। ठीक है बेटा, ये हम कल इसी पे हम बात करेंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।